नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और दिल्ली यूपी में चलेगी शीतलहर। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है और ऐसे में दिल्ली यूपी में चलेगी शीतलहर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी। नया साल 2026 उत्तर भारत के लिए कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ शुरू हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घने से अति घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है, जिससे विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर तक गिर सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो है 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और आज सुबह घने कोहरे के कारण उड़ानें और ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ सकता है। शहर में शीतलहर की स्थिति 5 जनवरी तक बनी रहने की संभावना है। कश्मीर के गुलमार्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में बर्फबारी से सैलानी खुश है, लेकिन मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी है। हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली, यूपी समेत कई जगहों पर शीतलहर जारी है और ऐसे में आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें दिल्ली, पुंछ, श्रीनगर, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। पुंछ, बिहार और श्रीनगर, यूपी में हालात जो है वो बेहद ही खराब हुए पड़े हैं। पुंछ की अगर बात कर ले तो बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि पर्यटक जो है वो बेहद ही खुश हैं, क्योंकि बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे का सितम जारी है, शीतलहर जारी है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह वो घर से बाहर ना निकले। ऐसे में दिल्ली की अगर बात कर ले तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है और ऐसे में शीतलहर और कोहरे का अटैक भी दिल्ली में लगातार बरकरार है। पुंछ की बात करें, बिहार की बात करें तो बिहार में भी ठंड ने अपना प्रकोप जारी रखा है। ऐसे में लोगों को यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है कि मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर ना निकले। बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और साथ ही यहाँ पर छोटे बच्चों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। श्रीनगर में सैलानियों का जन सैलाब उमड़ा है। पुंछ में सैलानी हैं जो कि बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं जहां पर ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में ठंड का कहर लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अंडमान निकोबार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। आज से 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अमित शाह और सांसदीय सलाहकार समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अंडमान निकोबार दौरे पर रहेंगे अमित शाह और आज से 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में सांसदीय सलाहकार समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में आज से सांसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि अमित शाह का आज यहां पर पहुंचना और हवाई अड्डे पर उनका स्वागत उपराज्यपाल करेंगे और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री 3 जनवरी को गृह मंत्रालय के सांसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 3 जनवरी को अमित शाह बता दें कि सांसदीय सलाहकार समिति के साथ चर्चा करेंगे और बाद में वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिक संस्था के सभागार में भारतीय न्याय संहिता पर एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमित शाह 4 जनवरी को द्वीप समूह से रवाना होंगे और गृह मंत्री ने विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिष्ठित कविता सागर प्राण ताल मेला की 116वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की आज संयुक्त रैली है। बीएमसी चुनाव से पहले आज रैली होने वाली है और 20 साल बाद दोनों भाई साझा करेंगे राजनीति मंच। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उद्धव और राज ठाकरे की आज संयुक्त रैली होने वाली है। बीएमसी चुनाव से पहले आज मेगा रैली है और ऐसे में 20 साल बाद दोनों भाई
मंच साझा करेंगे। महाराष्ट्र में होने जा रहे निकाय चुनाव में गठबंधन की खिचड़ी पक रही है और इसी वजह से राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 20 साल बाद एक साथ आने का फैसला किया है और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज दोनों उद्धव और राज ठाकरे संयुक्त रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज और बता दें कि उद्धव और राज ठाकरे ने चुनाव में गठबंधन का बड़ा ऐलान किया है। हालांकि सीट बंटवारे की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार महाराष्ट्र में तेज है और ऐसे में 227 वार्डों के कुल 2516 उम्मीदवार मैदान में हैं और चुनाव लड़ने के लिए नगर निकाय ने कुल 11,000 से ज्यादा आवेदन पत्र जो है वो वितरित किए हैं और इससे साफ है कि सबसे बड़ा मुकाबला यहां पर होने वाला है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों ने अपनी पत्नियों और बेटों के साथ शिवाजी पार्क में बाबा साहेब ठाकरे की स्मारक पर श्रद्धांजलि दी है। ऐसे में 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ राजनीतिक मंच साझा करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त आज रैली है। ऐसे में महाराष्ट्र में ये 20 साल के बाद देखने को मिलेगा कि बीएमसी चुनाव में एक साथ आने की घोषणा की गई। उसके बाद से 20 साल के बाद दोनों भाई एक मंच पर हैं, ठाकरे ब्रदर्स भी कह सकते हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं स्विट्जरलैंड में बम धमाके का मामला सामने आया है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है और 115 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि स्विट्जरलैंड में बम धमाके का मामला और मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 47 और 115 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न मातम में बदल गया और यहाँ पर बता दें कि क्रॉस माउंटेन स्की रिजॉर्ट के एक बार में नए साल की पार्टी के दौरान भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 47 लोग मारे गए और 115 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से अधिकांशों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद से बता दें कि बार में ये हादसा हुआ है और नए साल के जश्न मनाते हुए ये बड़ा हादसा हुआ और इस अग्निकांड के बाद से स्विट्जरलैंड में 5 दिन की शोक की घोषणा भी की गई है। हादसे के बाद से पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट में मृतकों की सटीक संख्या देना मुश्किल था। इससे पहले कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही थी और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि मृतकों की संख्या अब करीब 47 हो गई है और आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों और टूरिस्ट जो हैं मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। मृतकों की पहचान लगातार की जा रही है और शव इतनी तरह से जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी काफी मुश्किल हो गया है। बता दें कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने इस घटना को देश के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक करार दिया है। हादसे के बाद से बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चल रहा है, जिसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और राहत कर्मी शामिल है। जांच अभी जारी है और पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। भारत के पास युवा आबादी, डिजिटल ताकत और मजबूत स्टार्टअप, इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी की ताकत भी है और इसके दम पर देश की अर्थव्यवस्था साल 2047 तक यानी कि अगले 21 साल में $26 ट्रिलियन हो सकती है, जो अभी करीब 4.18 ट्रिलियन है। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया है कि रिपोर्ट के अनुसार इस विकास के साथ भारत में प्रति व्यक्ति आय भी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए हो जाएगी। ईवाई का मानना है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं जयपुर में सुबह प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई उस इलाके में हुई है जहां पर कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हिंसक भीड़ ने पथराव किया था। प्रशासन का कहना है कि सड़क पर अवैध रूप से लगाए गए लोहे के रेलिंग और अन्य ढांचे यातायात में बाधा बन रहे हैं, जिन्हें हटाना जरूरी था। बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से कानून के तहत और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। बता दें कि जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित चम्मू में दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में कालिंदी मस्जिद के पास बस स्टैंड क्षेत्र में लंबे समय से पड़े बड़े पत्थरों और लोहे की रेलिंग को हटाने की कोशिश की गई, जो सड़क पर अतिक्रमण माने जा रहे थे और इससे ट्रैफिक जाम की समस्या सालों से बनी हुई थी। और 25 दिसंबर की रात को मस्जिद समिति और नगर निगम के बीच बातचीत हुई, जिसमें पत्थर हटाने पर सहमति बनी और ऐसे में यहाँ पर
हिंसा भी देखने को मिली, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद से अब जयपुर में अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इलाके में बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। तो वहीं दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुए एक हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले ली है और इस हत्याकांड को उत्तरी पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए अंजाम दिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा है कि वसीम हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार बोल रहा था, इसीलिए हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तार करके बताया था कि आपसी रंजिश के चलते हत्या हुई है। बता दें कि गैंगस्टर हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई हत्या के मामले को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया था। पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर के केस में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू भी बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल 30 और 31 दिसंबर के दरमियान रात को शास्त्री पार्क में जेपीसी अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि चाकू लगने से घायल एक शख्स को अस्पताल लाया गया है, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान 33 साल के वसीम के तौर पर हुई थी, जो कि बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क का रहने वाला था और ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में हुए हत्याकांड की उसने जिम्मेदारी ली थी और जेल से ऑर्डर हुआ था और दिल्ली में मर्डर हुआ था। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। ने ड्यूटी से पहले पायलट के शराब पीने के मामले में एयर इंडिया से जवाब मांगा है। मामला 23 दिसंबर का बताया जा रहा है, जहां पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की शिकायत पर कनाडा की एविएशन अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट कनाडा ने 24 दिसंबर को एयरलाइंस को लेटर लिखा था। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने इसे गंभीर सुरक्षा मामला बताते हुए जांच की मांग की है। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एयर इंडिया से कहा है कि यह घटना कैनेडियन एविएशन रेगुलेशन का उल्लंघन है, जिसमें CAR और साथ ही 602.02 और 602.03 के साथ साथ एयर इंडिया के फॉरेन एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। कनाडाई एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि RCMP और ट्रांसपोर्ट कनाडा सिविल एविएशन की ओर से परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है और विभाग ने भारतीय एयरलाइन कंपनी से जरूरी कदम उठाने की मांग भी की है। ऐसे में 26 जनवरी तक जांच निष्कर्ष और कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा गया है। तो वहीं KFC और पिज़्ज़ा हट चलाने वाली कंपनी सफायर फूड्स इंडियन लिमिटेड के देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में मर्ज होने जा रहा है। देवयानी इंटरनेशनल भी देश में यही फास्ट फूड चेन चलाती है और दोनों कंपनियों ने अलग अलग शेयर बाजार को ये जानकारी दी है और इन दोनों कंपनियों के मर्ज से देश में सबसे बड़ी सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी बनेगी और इस कंपनी के पास पूरे देश में 3000 से ज़्यादा आउटलेट होंगे। दोनों कंपनियों का मर्ज ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत में फास्ट फूड कंपनियों को बिक्री में कमी और मुनाफे पर दबाव का सामना करना पड़ा है। लोग बढ़ती महंगाई के कारण बाहर खाना पीना और ऑनलाइन ऑर्डर करना कम कर रहे हैं और इस डील के तहत देवयानी इंटरनेशनल फूड्स के हर 100 शेयर के बदले 177 शेयर जारी करेंगे। उम्मीद है कि दोनों कंपनियों के एक साथ काम करने से सालाना 210 करोड़ से 225 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र उमर खालिद को पत्र लिखा है। ये पत्र सोशल मीडिया पर उस दिन सामने आया जिस दिन ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली थी और इस पत्र में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि वो अक्सर खालिद की कई बातों को याद करते हैं और उनके माता पिता से मिलना और उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा। उमर खालिद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ये पत्र साझा किया गया है। ममदानी ने अपने संदेश में लिखा है कि वो लगातार उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं और उनकी स्थिति पर गहरी चिंता है। अमेरिका में उमर खालिद की हिरासत को लेकर पहले भी आवाज उठाई गई है और हाल ही में 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र भेजकर उनकी लंबी हिरासत पर चिंता जाहिर की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।